अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्यो क्योर विद सबका राशिद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है इंटेस्टाइनल वर्म्स यानी कि आंतों के कीड़े। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका बच्चा ठीक ठाक खा पी रहा है, उसके बावजूद वो सूखता चला जा रहा है। अक्सर आपका बच्चा पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है या नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन पैदा हुई हुई है। कभी कभार आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कभी उसको बिल्कुल भूख नहीं लग रही। ठीक ठाक खाने पीने के बावजूद भी आपके बच्चे का जो कलर कम्प्लेक्शन है वो पेल है। सो ये सारी की सारी जो सिम्टम्स होती हैं, ये हो सकती हैं इंटेस्टाइनल वर्म्स की। आपका बच्चा रात सोते में दांत पीस रहा है, या फिर उसके मुंह से राल बह रही है, तकिया उसका आप पिलो चेक करते हो वो गीला होता है सुबह उठता है जब बच्चा, या फिर बच्चा अक्सर नींद में चीखता है। तो ये सारी की सारी जो सिम्टम्स होती हैं इशारा करती हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। क्योंकि ये जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक साइलेंट इन्वेडर्स, यानी बिल्कुल साइलेंटली आपके बच्चे में रह रहे होते हैं ये, और इंटेस्टाइन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ब्लड का हिस्सा बनने से पहले ही वो उसको वहाँ से चुरा लेते हैं, यानी कि अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज़ करने लग जाते हैं। ये वहाँ से ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड को सक कर लेते हैं, और इससे पहले कि वो न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड बच्चे की बॉडी का हिस्सा बने, वो बन जाता है हिस्सा इंटेस्टाइनल वर्म्स की बॉडी का। सो यही वजह है कि आपका बच्चा सूखता चला जाता है, और जो सारी सिम्टम्स का मैंने जिक्र किया वो इस वजह से पैदा हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इंटेस्टाइनल वर्म्स होते क्या हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये कौन कौन से सिम्टम्स कॉज करते हैं, और इसके अलावा हम लोग देख लेंगे इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या होती है। So intestinal worms, also known as helminths, are the parasitic worm that live in the intestines, survive by taking nutrients from the host and can cause diseases or health issues. जितनी मैंने आपको अभी डिजीजेस या सिम्टम्स गिनवाई हैं, वो सारी की सारी इंटेस्टाइनल वर्म्स की वजह से पैदा होती हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट्स का आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपसे फूड भी ले रहे होते हैं, शेल्टर भी ले रहे होते हैं, बट इन रिटर्न आपको जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। टाइप्स की अगर बात की जाए तो राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, पिन वर्म्स एंड हुक वर्म्स, तो ये अलग अलग से भी हम लोग इनके टाइप्स को डिटेल में देख लेंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं राउंड वर्म्स के बारे में। सो ये राउंड वर्म है, ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग है, स्मूथ है, राउंड है, और सिलेंड्रिकल इसकी शेप है, और एंड्स जो है ना इसके क्या है, टेपर्ड है। अगर इसकी जो है वो कलर की बात की जाए तो या तो ये पिंक कलर का होता है या फिर ये वाइट कलर का होता है। राउंड वर्म मेल्स की अगर बात की जाए उनकी लेंथ होती है 15 to 30 सेंटीमीटर, जबकि राउंड वर्म फीमेल्स की बात की जाए तो वो होती हैं 20 to 40 सेंटीमीटर। यानी फीमेल्स जो होती हैं ना राउंड वर्म की, मेल्स की निस्बत ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा होती हैं, यानी इनकी जो लेंथ होती है वो मेल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। शेप मैंने आपको बता दी, सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे कि नाम से भी जाहिर है ना राउंड वर्म, तो ऑब्वियसली इनकी शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इनका जो किंगडम होता है एनिमीलिया होता है, फाइलम इनका निमाटोडा होता है, जीनस इनका एस्कैरिस होता है, एंड स्पीशीज इसकी होती है लुम्ब्रिक्वाइड्स। लाइफ साइकिल एंड माइग्रेशन की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले ये है कि राउंड वर्म के जो एग्स होते हैं ना ह्यूमन स्टूल के अंदर पाए जाते हैं, और जब लोग ओपन एरियाज़ में जाके स्टूल पास करते हैं, या फिर वो वाले किसान जो ह्यूमन वेस्ट को, यानी कि अनट्रीटेबल ह्यूमन वेस्ट को ही एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं ना अपनी ज़मीनों में फसलें उगाने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ से अंडे जो हैं वो फसलों में चले जाएंगे, और फिर वही वाला जब फूड इंसान खाएगा तो फिर ऑब्वियसली इंसान के अंदर चले जाएंगे। यानी ये जो राउंड वर्म के एग्स होते हैं वो कंटेमिनेटेड फूड, ड्रिंक या सॉइल के ज़रिए ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, और वहाँ पर स्टमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाते हैं ना तो इनकी हो जाती है हैचिंग। हैचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एग शेल टूटे और अंदर से छोटे छोटे से बेबीज़ बाहर आ जाएं, जिनको हम लोग लार्वा बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाके भी इनका शेल टूटता है और अंदर से लार्वा बाहर आ जाते हैं। अब वो बाहर आके इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह बनते हैं, क्योंकि ये जो लार्वा होते हैं अब ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग या म्यूकोजा के साथ पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट करके वहाँ पर छोटी छोटी सी वेन्स होती हैं जिनको वेन्यूल्स बोला जाता है, उसके अंदर ये चले जाते हैं। उसके अंदर जाते हैं, अब ये सारी की सारी वेन्यूल्स मिल के एक बड़ी वेन बनाती हैं जिसको पोर्टल वेन कहते हैं। सो नॉर्मल रूटीन में भी यही है हर इंसान के अंदर, कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा इस तरह से बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुकी हुई होती है हमारी खुराक। तो वो न्यूट्रिएंट वाला ब्लड जो होता है ना वो पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में जाता है, क्योंकि लिवर का आपको पता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन होता है एक। लिवर ने देखना होता है कि वो उसने उस खुराक को एक छोटे छोटे सब्सटेंसेस में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ताकि हमारी बॉडी सेल्स उस खुराक को ईजिली यूज़ कर सकें, उन न्यूट्रिएंट्स को ईजिली यूज़ कर सकें। सो
नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि अब ये लार्वा ऑब्वियसली वहाँ पहुँच चुके हैं ना, तो अब क्या होगा कि न्यूट्रिएंट वाला ब्लड, लेकिन उसके साथ लार्वे, यानी कि न्यूट्रिएंट वाला ब्लड लेकिन अब उसके साथ लार्वे की भी मिक्सिंग हो गई हुई है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर के पास जाती हैं, फिर लिवर से निकलती है एक हिपैटिक वेन के ज़रिए ये हार्ट की राइट साइड पे जाता है, और राइट साइड से फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए लंग्स में पहुंच जाता है ये लार्वे वाला ब्लड। यानी अब इनका थर्ड स्टेप क्या है, माइग्रेशन टू लंग्स। कैसे हुई माइग्रेशन टू लंग्स, मैंने आपको बता दी, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो हमारे लंग्स में पहुंच गए लार्वी। अब लार्वा जो होते हैं ना, लंग्स में जाके इनकी डेवलपमेंट होती है, यानी कि ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इनकी लंग्स के अंदर हो जाती है डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होती है ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रोंकियल एल्वियोलाई में क्योंकि पहुंचे होते हैं ना, तो वहाँ पे जाके अपने आप को डेवलप करते हैं। फिर एल्वियोलाई से आहिस्ता आहिस्ता ना ये ऊपर ब्रोंकियल ट्री की तरफ आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक कि वो ट्रेकिया में पहुँच जाते हैं। तो ट्रेकिया में जब पहुँचते हैं ना, तो इस स्टेज में अब ट्रेकिया के अंदर तो सीलिया लगे हुए हैं ना, तो सीलिया इन लार्वा की वजह से जो है ना इरिटेट होते हैं, और फिर जो है वो बच्चे को कफिंग होती है उस स्टेज के ऊपर। कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस में से आवाज़ें आएंगी। ये मतलब ऑब्वियसली जब हम लोग उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को ऐसे खांसी हुई थी या फिर सांस का मसला हुआ था। तो वो कौन सी स्टेज होती है, लार्वा की डेवलपमेंटल स्टेज होती है इन द लंग्स, या कह लें कि लंग माइग्रेशन स्टेज होती है। तो ये स्वेलिंग में जब बच्चे को खांसी होती है, तो बच्चा उस खांसी को निगल लेता है। अब जब निगल लेता है तो फिर दोबारा से जो है वो क्या हो जाता है, ये जो लार्वी होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा से पहुंच जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ना ये पूरे के पूरे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे अडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और तकरीबन यानी कि कह लें 20 डेज इसको लगते हैं एक अडल्ट वर्म में कन्वर्ट होने में। अब जब ये अडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली अब ये क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोडक्शन करेगा, अंडे देगा। तो जो अडल्ट फीमेल होती हैं ना, वो एक दिन में ना 2 लाख से ज़्यादा अंडे देती हैं, या तकरीबन 2 लाख अंडे देती हैं, जो कि ऑब्वियसली बच्चे के स्टूल में भी पास होते हैं, स्टूल के साथ बाहर पास आउट होते हैं। तो ये सारा का सारा जो था इसका लाइफ साइकिल था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जिसमें सिंपल ये है कि कंटेमिनेटेड फूड, ड्रिंक या फिर सॉइल की वजह से इंसानी जिस्म में जाते हैं, स्टोमिक से नीचे इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं, वहाँ जाके इनकी हैचिंग होती है, लार्वा बाहर आ जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में ये परफोरेट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और वेन्यूल्स के ज़रिए, पोर्टल वेन के ज़रिए ये फिर जो है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, लिवर में, एंड लिवर से हिपैटिक वेन के ज़रिए हार्ट की राइट साइड में, और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में, एंड लंग्स से जो है वो ये पहुँच जाते हैं एल्वियोलाई में, वहाँ जाके ये डेवलप करते हैं मज़ीद अपने आप को। जब ये डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये ऊपर आते हैं ट्रेकिया तक, इन ट्रेकिया में लगे हुए होते हैं सीलिया, जो कि इसकी वजह से इरिटेट होते हैं, और इस स्टेज के ऊपर पहुंच के बच्चे को खांसी होती है, विजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और उसके बाद बच्चा उसको निगल लेता है, और ये दोबारा से जो है वो उसकी इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाते हैं, और फिर इंटेस्टाइन्स में पहुंचने के बाद जो है फिर क्या होता है कि ये अडल्ट वर्म में कन्वर्ट होते हैं, जो कि तकरीबन 20 दिन लगते हैं उनको ना अडल्ट में कन्वर्ट होने में, और फिर जो अडल्ट फीमेल्स होती हैं ना, वो तकरीबन एक दिन में 20 लाख से, यानी कि कह लें कि 2 लाख से ज़्यादा अंडे जो है वो देती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि इस सारे साइकिल के पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से बच्चे की बॉडी के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, यानी कि जब वर्म्स की तादाद कम होती है ना, तो तब बच्चे के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रही होती, लेकिन वर्म्स की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ भी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक दिन में जो है वो ये इनकी फ़ीमेल अडल्ट जो है वो 2 लाख से ज़ायद अंडे दे रही है, तो ऑब्वियसली फिर अंडे मैच्योर होंगे, फिर मज़ीद अंडे होंगे, तो ये तो कह लें कि ये इनिशियली तो लाइट इन्फेक्शन है, लेकिन इन द एंड ये हैवी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा है लार्वल माइग्रेशन सिम्टम्स। लार्वल माइग्रेट करके लार्वा कहाँ गया था, मैंने आपको बताया लंग्स में गया। तो लंग्स में जब जाते हैं ना, तो तब लंग्स रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, जिसमें बच्चे को खांसी होती है, बुखार हो जाता है, सांस में आवाज़ें आती हैं, वीजिंग साउंड होती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके बाद तीसरा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जब वर्म्स बहुत ज़्यादा आबादी उनकी हो जाती है ना इंटेस्टाइन्स में, तो वो एक टैंगल्ड सा मैस बना लेते हैं, और ये जो होता है ना फिर इंटेस्टाइन्स में किसी भी जगह ब्लॉकेज कॉज कर देता है, जो कि ऑब्वियसली बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि अब गैस पास नहीं होगी, या फूड की जो मूवमेंट थी वो रुक गई है ना, तो ऑब्वियसली ये फिर एक डेंजरस कंडीशन होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है। अब कुछ बच्चों में एविडेंट चिल्ड्रन का मतलब है कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड वर्म की जो लेंथ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेल इनके 15 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जबकि जो फीमेल्स होती हैं ना, वो 20 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। तो फिर कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ये जो राउंड वर्म होता है ना, ये माइग्रेट कर जाता है दूसरे ऑर्गन्स की तरफ। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें,
राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब ये जो राइट हिपैटिक डक्ट होती है ना, ये लिवर के राइट लोब से बाइल को लेके आती है, एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो होती है वो लिवर की लेफ्ट वाली लोब से बाइल को लेके आती है। जैसे कि आप जानते हैं लिवर का काम बाइल बनाने का होता है। सो अब ये बाइल को इकट्ठा करके ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट दोनों मिल के एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं ये। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है ना, सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। यानी कि सबसे पहले बाइल लिवर की राइट साइड से ये राइट हिपैटिक डक्ट लेगी, और लिवर की लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बाइल को रिसीव करेगी। दोनों मिलके एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बना लेंगी। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेगी, और इसी कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए बाइल जो है वो नीचे ड्यूडिनम में आता है। अब इस बाइल का काम क्या होता है? फैट्स को इमल्सीफाई करने का। जो हम लोग फैट्स खाते हैं, हमारी खुराक में मौजूद फैट्स को डाइजेस्ट ये बाइल करवाता है। और इसी तरह ये जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, जो कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को लेके आती है। अब ये दोनों यानी कि ये कॉमन बाइल डक्ट और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं ना, उसे कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर जो होता है ना, अब इसके इर्द गिर्द ना एक स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्टी। अब ना बताने का मकसद ये सब कुछ ये है कि ये जब राउंड वर्म जो होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल इतना लंबा हो गया कि ये जो है वो इसके एम्प्यूला ऑफ वेटर में आ गया, उसने अपने यानी कि कह लें कि अपने मुंह को एम्प्यूला ऑफ वेटर के अंदर दे दिया। तो अब आप देख सकते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर में जब ये अपने मुंह को देगा तो क्या होगा कि वहाँ पर जो लगे हुए स्फिंक्टर ऑफ ऑडी मसल होंगे ना, वो उसकी तरफ ऐसे करके उसके हेड के इर्द गिर्द ऐसे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक, अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस राउंड वर्म के हेड के इर्द गिर्द, तो अब आप देख सकते हो कि कॉमन बाइल डक्ट से जो है वो बाइल बाहर नहीं आ सकेगा, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बाहर नहीं आ सकेंगे। तो क्या होगा कि जो वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं ना, वो पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाएंगे। ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजिन में कन्वर्जन जो है ये पैंक्रियाज के अंदर ही हो जाएगी। अब ये एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं ना, क्या करते हैं? पैंक्रियाज के अपने ही टिश्यूज़ को खाने लग जाते हैं। नॉर्मली ये था कि जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए बाहर ड्यूडिनम में आ जाते हैं और ड्यूडिनम में आकर एक्टिव होते हैं, क्योंकि ड्यूडिनम का इन्वायरमेंट ऐसा है कि उसकी वॉल्स को ये पैंक्रियाटिक जूस नहीं खाते या उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन पैंक्रियाज के अपने अंदर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि अगर पैंक्रियाज के एंजाइम पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाए ना, तो वो पैंक्रियाज को ही क्या कह लें कि ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे पैंक्रियाज की ही। सो एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन देखने में आ जाएगी, उसे कहते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। यानी इतनी स्वेयर किस्म की पेट में जो है वो दर्द शुरू हो जाएगी, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन पैदा हो जाएगी। इसी तरह भी मैंने ये कॉमन बाइल डक्ट भी ऑब्वियसली इस ब्लॉकेज की वजह से बाइल भी बाहर नहीं आएगा ना, तो वो बाइल की वजह से फिर क्या हो जाएगा? कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि किसी भी पथरी की वजह से गाल ब्लैडर में कोई पथरी वगैरह हो ना, तो उसे बोला जाता है कोलिसिस्टाइटिस हो गया। लेकिन इसमें कोई पथरी वगैरह तो नहीं है, इसमें तो जस्ट इस राउंड वर्म की वजह से बाइल बाहर नहीं आ सका। तो इसमें जो होगी ना कोलिसिस्टाइटिस, उसको कहते हैं ए कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस, यानी पथरी के बगैर वाली पित्ते की सोजिश। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये भी होगा कि यहाँ पर जो ड्यूडिनम में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके इस पूरी जो है वो गाल ब्लैडर की ये जो नालियाँ वगैरह हैं इनकी इन्फ्लेमेशन करवा देंगे। इसे कोली एंजाइटिस कहते हैं। तो ये 3 खतरनाक कंडीशंस के मैंने नाम लिए, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस एंड कोली एंजाइटिस। ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो इस वजह से पैदा हो सकती हैं अगर राउंड वर्म जो है वो कहाँ पर पहुँचे? एम्प्यूला ऑफ वेटर में, क्योंकि एम्प्यूला ऑफ वेटर में स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है और वो उसके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरीली उसको इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ताकि फिर क्या होगा कि पीछे से जूस वगैरह आगे नहीं आ सकेंगे ब्लॉकेज की वजह से, एंड वो अपने ही ऑर्गन्स को ऑटो डाइजेस्ट, ये वाला तो अपने ऑर्गन को ऑटो डाइजेस्ट कर देगा। पैंक्रियाज ऑटो डाइजेशन के बाद जो है वो जो कंडीशन पैंक्रियाज में डेवलप होगी वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगी। और इसके अलावा इसमें जो इन्फ्लेमेशन होगी उसे कोलिसिस्टाइटिस बोलेंगे, और जो ये इन नालियों की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना, उनको बोलेंगे कोलिएंजाइटिस। उसके अलावा जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट बच्चे के अंदर देखने को मिलता है वो होता है मेल न्यूट्रिशन। एंड मेल न्यूट्रिशन की वजह से ऑब्वियसली इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स बॉडी का हिस्सा ही नहीं बन रही, तो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो भी रुक जाएगी। ऐसा जो होता है ना लॉन्ग टर्म एंड हैवी इन्फेक्शन के नतीजे में होता है कि बच्चा जो है वो सूखता चला जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो है वो बच्चों में मतलब ऐसा ही होगा कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सब कुछ जो था वो इसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स